नमस्कार, दूरदर्शन हरियाणा आप देख रहे हैं और स्वागत है आपका प्रोग्राम किसान में। आज हम बात करेंगे सॉइल टेस्टिंग की, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की, और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं पवन कुमार जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से सॉइल मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बैलेंस्ड पोषक तत्व के बारे में बात करते हैं, सॉइल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। सॉइल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हमें लगता नहीं है कि सॉइल हेल्थ कोई चीज़ है या इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। सॉइल हेल्थ एक्चुअल में क्या है और ये ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में बात करना। अच्छे खेती के लिए अच्छी मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है जी। और अच्छी मिट्टी का मतलब है हमारी जो है ना मिट्टी, जैसे वो पूरी स्वस्थ मिट्टी की हम बात करते हैं। जैसे हमारा शरीर स्वस्थ होता है जी, अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो ज़मीन में 17 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी फसल के लिए आवश्यक है और उनकी एक बैलेंस क्वांटिटी होनी आवश्यक है, मिनिमम क्वांटिटी होनी जरूरत है जो पौधे को आवश्यक होती है। तो हम उसी को स्वस्थ मिट्टी मानते हैं, जिसमें 3 तरीके से हम मिट्टी को स्वस्थ, एक तो सॉइल की बायोलॉजिकल हेल्थ देखते हैं, फिजिकल हेल्थ देखते हैं और केमिकल हेल्थ देखते हैं जी। तो बायोलॉजिकल हेल्थ में जो हमारे अच्छे जो माइक्रोब्स हैं, जीवाणु हैं, जो अच्छी हमारी जो फफूंदी हैं, जो हमारे केंचुए हैं और बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं जो फसल के उत्पादन में मिट्टी में एक अपना काम है उनका, जो फसल के लिए आवश्यक हैं, उनको एक अच्छे रूप में देखा जाता है। जो माइक्रोब्स हैं वो बायोलॉजिकल हेल्थ है। एक केमिकल हेल्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शरीर में जो मिट्टी में, स्वस्थ मिट्टी में हमारे अलग अलग पोषक तत्व हैं, उनका होना बहुत आवश्यक है। तो इसी के लिए अगर हमारी मिट्टी में अच्छी बायोलॉजिकल हेल्थ है, अच्छी उसकी केमिकल हेल्थ है, सॉइल अच्छी तरीके से है, तो अगर ये तीनों हमारे मानक पूरे होते हैं तो हम उसको एक अच्छी स्वस्थ मिट्टी के रूप में मान सकते हैं जी। हमारी मिट्टी अच्छी है या नहीं है, या हम इसका टेस्ट करवाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे अच्छा सरकार में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार की एक जो है ना मिट्टी जांच की प्रयोगशाला है, तो और कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके पास भी प्रयोगशालाएं होती है। उसके अलावा जो है ना जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, उसमें भी ये सेवा उपलब्ध है कि किसान अपनी मिट्टी की जांच उसमें कराए। मिट्टी की जांच, किसान को जो सैंपल लेना है उसके अलग अलग तरीके होते हैं लेने के लिए, बट किसान को हर साल एक बार अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए, जिससे कि किसान को ये पता होता है कि मेरी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा है। और पोषक तत्व के अलावा और बहुत सारे जो मानक हैं जिनको हम मानते हैं, जैसे सोयल पीएच है, ऑर्गेनिक कार्बन है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये भी बहुत एक उनका अहम रोल होता है एक अच्छी स्वस्थ मिट्टी में। और इनकी वजह से जो हमारे पोषक तत्व हैं उसकी उपलब्धता कम या ज़्यादा पौधे को हो जाती है। तो ये मिट्टी का जांच होना बहुत ज़रूरी है, जिससे किसान को ये पता रहे कि हमारी जो आने वाली फसल है उसमें हमें क्या जो न्यूट्रिएंट डालना है या कौन से पोषक तत्व की ज़्यादा आवश्यकता है। जब हम सॉइल सैंपल लेते हैं या कोई भी विशेषज्ञ जो आता है, अगर वो सैंपल लेता है, जितनी भी हमारी ज़मीन है सभी का हमें सैंपल लेना है, या हम किसी एक छोटे से टुकड़े का सैंपल ले सकते हैं? अगर वो सैंपल लेना है एक जगह से तो वो किस दिशा में होना चाहिए, या कितना सैंपल जो है वो उसका लिया जाना चाहिए? देखिए, उसके सैंपल लेने के 2-3 तरीके हैं। किसान का अगर 1 एकड़ का खेत है जनरली, तो उसमें से जो सैंपल होता है वो पूरे खेत का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जी। तो उसमें 2-3 तरीके, किसान हर एक जगह 10, 15, 20 जगह जाकर रैंडमली वो किसान एक 15 इंच का खड्डा बनाता है, वी शेप का खड्डा बनाता है, और उसमें जो ऊपर से नीचे तक की पूरी मिट्टी उसमें ली जाती है, जिससे कि रूट्स जहाँ तक जाती है वहाँ तक की मिट्टी आनी चाहिए। तो वो किसान जो है ना 10-15 जगह से पूरे सैंपल लेगा और उसको पूरा मिक्स करेगा और उसको फिर 4 हिस्सों में डिवाइड करके 2 हिस्से फिर रखेगा और उसको फिर से मिक्स करेगा। और ये प्रक्रिया किसान तब तक अपनाए तब तक उसके पास आधा किलो मिट्टी नहीं रह जाती। जो लास्ट में जो उसके पास आधा किलो मिट्टी रहती है, जो सैंपल के लिए प्रयोगशाला में जाएगी, वो उस पूरे खेत को रिप्रेजेंट करेगी कि पूरे खेत में आज उसकी जो मिट्टी है उसमें किस चीज़ की क्या कमी है, वो प्रयोगशाला में जाके उसको, यानी कि हम ऊपरी मिट्टी नहीं ले सकते, हमें गड्ढा खोद के उसमें से ही मिट्टी निकालनी है।
उसमें 2-3 तरीके, एक तो बिल्कुल जो खेत की जो बाउंड्री है उस पे से ना लें, या खेत के बीच में कोई पेड़ खड़ा है तो उसके नीचे से ना लें, और दूसरी कुछ अलग जो पत्थर है या कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ से ना लें। जहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे से ही सॉइल के सैंपल वी शेप की खुदाई करके और उसमें 15 इंच का जो सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर से उसकी पूरी ऊपर से नीचे तक एक लेयर निकाल के और उसको मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। हाँ, मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए कि जो नेचुरल उसमें मॉइस्चर है उतना ही होना चाहिए। और जो भी सैंपल है किसान उसको लेके उसको तकनीकी रूप से 24 घंटे के अंदर उसको लैब में जाना चाहिए। और अगर किसी कारणवश अगर लैब दूर है नहीं पहुंचा पाते तो जो भी सैंपल है किसान लेके उसको प्रॉपर पॉलीथीन में रख के उसको छाँव में उसको किसान को रखना चाहिए और उसके बाद उसको प्रयोगशाला में और ये जो रिपोर्ट है वो कितनी देर में हमें मिल जाती है? वो अलग अलग जैसे है, बट वो 24 घंटे में या 2 से 3 दिन में किसान को जो है ना उसकी जो है ना सॉइल हेल्थ कार्ड उसको किसान को इशू कर दिया जाता है और उसमें पूरा सब चीज़ों का उसका पूरा ब्यौरा होता है कि कौन सी चीज़ कितना है, कम है, ज़्यादा है, मीडियम है। और उसके अनुसार किसान को ये बताना पड़ता है कि पिछली कौन सी फसल थी उस खेत में और आगे कौन सी फसल वो किसान लेने वाला है, तो अगले फसल के अनुसार ही उसको उसमें सिफारिशें दी जाएंगी कि अगली फसल के लिए आपको इतना यूरिया, डीएपी और बाकी पोषक तत्व है ये कितना डालना है। लेकिन अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो उसमें तो बहुत डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, तो एक साल में हमें अगर एक ही बार सॉइल टेस्ट करवाया है तो क्या वो इनफ है? हाँ, देखिए जो हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं उनके लिए किसान को एक साल में हर साल, क्योंकि किसान एक इंटेंसिव तरीके से फसल लेता जा रहा है, मगर अगर आप सब्जी लगा रहे हैं या आपका हॉर्टिकल्चर है तो इसमें किसान हर दूसरे साल या 2 से 3 साल के बाद भी सैंपल ले सकता है। हॉर्टिकल्चर जो बागबानी वाले पौधे हैं उसमें सैंपल लेने का अलग तरीका है। उसमें किसान को कम से कम 2 फीट की लेयर, क्योंकि जो हमारे उद्यान वाले जो पौधे हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी जाती हैं और वहाँ से उसको न्यूट्रिएंट चाहिए रूट्स को, तो उसमें नीचे तक पूरा सैंपल लिया जाता है। 2 फीट की गहराई से सैंपल लिया जाएगा, क्योंकि बाद में एक बार पौधा लगने के बाद किसान उसमें कुछ नहीं डाल सकता है, उसको ऊपर से ही उसको सारे खाद उसको देने पड़ेंगे, तो वो उसका सैंपल लेने का तरीका अलग है। पर जो तकनीकी रूप से किसान को हर साल कराना चाहिए, अगर नहीं भी कराते तो 2 साल में एक बार किसान को अपना सैंपल जरूर टेस्ट कराना चाहिए। जी, जब जांच होती है तो इस जांच में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कैसी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अगर मान लीजिए हमारी क्रॉप में हमारी जो सॉइल है उसमें केमिकल्स ज़्यादा हैं तो उसके लिए क्या बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है? तो किसान जब अपना सैंपल लेके जाता है तो उसमें किसान को कुछ चीज़ें जो है जिस भी अपने जैसे एक पाउच में लेके जाता है, प्लास्टिक में लेके जाता है, तो किसान को उसके ऊपर एक अपना खेत का नाम डालना चाहिए, किसान को अपना नाम डालना चाहिए, फादर का नाम डालना चाहिए। और गांव में देखोगे किसान खेत का एक नाम भी होता है कि भाई वो गहराई वाला खेत है या कीकर वाला खेत है, तो वो नाम भी, क्योंकि क्या होता है जब बाद में रिपोर्ट पढ़ते हैं किसान तो कई बार वो नहीं पता होता कि किसान के अगर 4 जगह खेत है कि कौन से खेत की ये मिट्टी है, तो वो नाम लिखने के बाद और किस तारीख को ये सैंपल कलेक्ट किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ किसान को प्रयोगशाला में भेजना चाहिए। और उसी में फिर जो है ना प्रयोगशाला में किसान जब टेस्टिंग के बाद इसमें बताया जाएगा किसान को कि आपकी मिट्टी में ये चीज़ें अधिक हैं, इसको आप नहीं डालिए, और जो चीज़ें कम है उसकी फिर सिफारिशें दी जाती हैं। जी, हम केमिकल्स की बात करते हैं तो नो डाउट वैसे तो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन इसका ऑपोजिट देखा जाए तो केमिकल्स भी खुलेआम बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी क्रॉप्स में यूज़ होते हैं, हमारी सॉइल में यूज़ होते हैं। जो लोग ज़्यादातर यूरिया यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, बिना सॉइल टेस्टिंग के भी उसको यूज़ करते जा रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए सबसे अच्छे संदेश मेरा यही है कि कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें किसान अगर बगैर जानकारी के यूरिया यूज़ कर रहा है या कोई भी खाद यूज़ कर रहा है, एक तो वो अपना खर्चा उसमें बढ़ा रहा है, क्योंकि हम उसको नहीं पता कि 20 किलो यूरिया की ज़रूरत है कि 30 किलो यूरिया की ज़रूरत है। अगर वो 30 किलो की ज़रूरत है और 40 किलो डाला तो किसान अपना एक तो खर्चा उसमें किसान का ज़्यादा लगता है। दूसरा ये है कि जितनी पौधे को आवश्यकता होती है पौधा उतना ही न्यूट्रिएंट लेगा, उसके अलावा जो एक्सेस में जा रहा है या तो वो पानी में घुल के ज़मीन के अंदर नीचे चला जाएगा, हमारे पानी को ख़राब करेगा, या फिर वो एनवायरनमेंट में अगर गैस के रूप में जाता है तो एनवायरनमेंट में भी जो
ग्रीन हाउस गैसेज आपने सुना होगा, तो उसको भी इफ़ेक्ट करता है। और दूसरा कुछ ऐसे खाद होते हैं जो ज़मीन में काफ़ी समय तक उपलब्ध रहते हैं, तो वो धीरे धीरे जो है ना ज़मीन की एक जो केमिकल संरचना है उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं, और उसके फिर दुष्प्रभाव होते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उनको रेजिडुअल इफ़ेक्ट बोलते हैं। अगर वो ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो फसल उत्पादन हो रहा है, किसान ले रहा है या सब्जी ले रहा है, तो उसमें भी उसका इफ़ेक्ट प्रभाव पड़ता है। मिट्टी में ज़्यादातर कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसकी मात्रा होना हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है? जब भी हमारी रिपोर्ट आए तो हमें उस चीज़ का पता होना ज़रूरी है। देखिए, मिट्टी में ना 3 तरह के पोषक तत्व हैं। एक तो प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्सरी, इनको बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जो है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, जो उसको पौधे को, किसान को देने की ज़रूरत नहीं, वो एनवायरनमेंट से पौधा लेता है जी। उसके अलावा बाकी जो 17 तरह के पोषक तत्व हैं, वो कुछ चीज़ों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, कुछ चीज़ों की ज़्यादा, जैसे यूरिया ज़्यादा मात्रा में किसान देता है, बट जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, इसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो किसान को ये जांच कर लेना चाहिए कि पोषक तत्वों के अलावा दूसरे और जैसे कार्बन की मात्रा कितनी है इसमें, सोइल का pH कितना है, क्योंकि pH एक इम्पोर्टेंट जो है ना उसका पैरामीटर है जो मिट्टी जांच करता है। अगर सोइल pH काफ़ी कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा, उसकी वजह से भी किसान की जो है ना खर्चा भी बढ़ेगा, क्योंकि वो खाद डालेगा। दूसरा ये कि उससे प्रोडक्टिविटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जो ऑलरेडी नेचुरली अवेलेबल है सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स, अगर बहुत ज़्यादा pH है तो वो pH जो है ना पौधे को जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है वो उसको उपलब्ध नहीं होने देते। तो pH भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि एक नॉर्मल pH जो है 6.5 से 7.5 के बीच में किसान को रखने की आवश्यकता है। लेकिन हमें अगर गांव-गांव की बात की जाए तो हमने कभी सुना नहीं है कि हमें सॉइल टेस्टिंग करवानी चाहिए, या सॉइल मैनेजमेंट नाम की, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप जब जाते हैं, गांव में जाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है इसके बारे में? कई बार हम सुनते हैं, हम पूछते हैं कि भाई आपने मिट्टी की जांच, तो बहुत सारे किसान अभी भी कहते हैं कि नहीं, हमने अभी कभी जांच नहीं कराई है, या उन्होंने ये भी कहा होगा कि हमने सुना भी नहीं है कि भाई मिट्टी की भी जांच की जाती है। कई बार ये भी किसानों की एक समस्या होती है कि उन्होंने बोला है कि हमारी मिट्टी की जांच सैंपल तो हमने दिए थे, बट उसका हमको अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला है जी। तो किसान को एक जो विश्वास है वो थोड़ा सा फिर कम हो जाता है कि भाई हमने हमारा सैंपल दिया है और उसकी हमारी रिपोर्ट नहीं आती। तीसरा जो मुख्य कारण है जिसको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर सोइल हेल्थ कार्ड जो कि सरकार देती है या कोई प्राइवेट लैब है वो भी देती है। अच्छा, हमें सोइल हेल्थ कार्ड भी मिलता है? हाँ, अगर आप जांच करेंगे लैब में जाने के बाद एक पूरा कार्ड, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड होता है, उसमें सारी चीज़ें जो जांच की गई हैं उसकी उपलब्धता क्या है और उसकी उपलब्धता कितनी होनी चाहिए, उसके अनुसार उसमें कम, माध्यम और अधिक पैरामीटर के अनुसार उसको कलर, कई बार कलर के अलग अलग लैब कलर के हिसाब से बताती है, रेड, येलो या ग्रीन। तो ये लैब्स इतनी आम क्यों नहीं है? नहीं, आम हैं, बट उसमें दो समस्याएं सबसे ज़्यादा ये होती हैं कि एक तो मुख्यतः 3-4 पोषक NPK तो हर लैब कर देती है। अगर उसके अलावा आपको सूक्ष्म पोषक तत्व तो भी जांच कराने हैं तो उसके लिए थोड़ा अच्छी मशीन्स की आवश्यकता है, तो वो मशीनें हर जगह उपलब्ध नहीं है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएंगी, जो केंद्रीय संस्थान है उसमें मिल जाएंगी, रिसर्च स्टेशन है, बट जनरली वो नहीं है। अगर देखा जाए तो ये मसला हमारे लिए काफ़ी संजीदा है। तो ऐसी कोई स्कीम या ऐसी चीज़ है जिसके लिए खुद किसानों के पास जाकर उनको इसके लिए अवेयर किया जाए, क्योंकि हर जो गांव है वो शहर के नज़दीक नहीं है, हर जो विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, वो गांव के नज़दीक नहीं है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास? देखो, उसके लिए हम किसान को यही बताते हैं कि ये सरकार का एक अपना बहुत बड़ा जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और वो हर डिस्ट्रिक्ट पे होता है, और उसके जो अधिकारी हैं ब्लॉक लेवल पे भी अधिकारी होते हैं, और जिनका मुख्य काम है कि किसानों को जो भी नई चीज़ें आनी उसके बारे में जानकारी दे। इसके अलावा जो ग्राम सेवक होता है पंचायत लेवल पे, उसकी भी ये ड्यूटी है कि वो किसानों को बताए, और अगर मिट्टी की जांच करानी है तो सैंपल लेके और वो जो भी निकट में जो प्रयोगशाला है उसमें उसको पहुंचाए। तो ये पूरी सबकी जिम्मेवारी है। इवन जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है पंचायत में है, उनकी भी जिम्मेवारी है कि वे किसान को इस बारे में जानकारी दें, उनकी सपोर्ट करें,
और ग्राम विकास अधिकारी के थ्रू जो है मिट्टी के सैंपल लें और उनकी रिपोर्ट उसको आए। और कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में करीब होते हैं, प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं, तो उनका भी एक ये मैंडेट है कि वो किसानों को इसके बारे में जानकारी दे कि मिट्टी स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है, मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है। और तीसरा जो मैं कह रहा था कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसको किसान को पढ़ना सिखाना एक बहुत बड़ा काम है जी। कई बार हमने देखा है, कई बार बहुत सारे प्राइवेट लैब में वो इंग्लिश में दे देते हैं या हैं, तो वो उसका एक लोकल लैंग्वेज में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में इतनी तरह की लैंग्वेज में कहीं पे हिंदी नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, एक तो वो बहुत ज़रूरी, दूसरा उसको पढ़ने आना सिखाना बहुत ज़रूरी है, किसान को ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये कोई आम इंसान इसे नहीं पढ़ सकता? मान लीजिए अगर वो लोकल लैंग्वेज में भी है तो भी क्या हम उसे नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते हैं, अगर उसकी लैंग्वेज में हिंदी में है और दूसरी भाषा में तो किसान पढ़ सकता है, बट उसमें कई बार सिफारिशें दी जाती हैं कि भाई आपको कितना यूरिया डालना है या कितना, कई बार देखा कि वो यूरिया ना बता के नाइट्रोजन की मात्रा बताने लगते हैं कई बार, तो वो एक कभी कभी किसान के लिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो नाइट्रोजन डालना है कि मुझे यूरिया डालना है जी। तो वो थोड़ा सा किसान को बताना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्वास्थ्य कार्ड को कैसे पढ़ना है, इसमें क्या सिफारिशें दी गई हैं, कितना आपने प्रति एकड़ के हिसाब से जी, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सॉइल टेस्टिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो जैविक कार्बन नाम की एक चीज़ है जो कि मिट्टी में पाया जाता है। क्या है जैविक कार्बन और कितनी मात्रा में ये होना चाहिए? देखिए, जैविक कार्बन एक तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना एक तत्व है जो हमारी ज़मीन में होना ज़रूरी है, और धीरे धीरे इसकी मात्रा कम हो रही है क्योंकि किसान अब लगातार फसलें ले रहे हैं एक के बाद एक, और वो भी केमिकल के साथ। दूसरा ये है कि जो इसका जो स्रोत है वो देसी खाद, जो किसान पहले जो गांव में जो गोबर की खाद होती थी वो अपने लोकल तरीके से पुरानी गोबर की खाद होती थी उसको गाँव में खेत में सप्लाई देते थे, और उसका काम था जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना। ऑर्गेनिक कार्बन की आवश्यकता इसलिए कि ऑर्गेनिक कार्बन एक तरह से जीवाश्म है जो हमारी ज़मीन में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होती है, जो दूसरे जो अच्छे हैं उनके लिए खाने का काम करता है, और उनकी वजह से हमारे बहुत सारी जो मिट्टी के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए ऑर्गेनिक कार्बन का होना ज़रूरी है। और इसका एक मात्र स्रोत है, या तो किसान ग्रीन मैन्योरिंग करे, कुछ जैसे ढैचा है उगाए और उसको वापस ज़मीन में मिलाए, वो एक तरीका है ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का। दूसरी जो दालें लेता है, मूंग है या दूसरी दालें लेता है, दालें लेने के बाद उसको वापस बारीक करके उसको वापस ज़मीन में मिलाए, जितना भी वेस्ट होता है उसको वापस ज़मीन में मिलाए, जो सड़ने के बाद ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाएगा। या दूसरा उसका एक तरीका है कि भाई किसान जो है ना एक अच्छी जो पुरानी जो अपने जो खाद है, देसी खाद है, जो गांव में तरीका है कूड़ी की खाद है, वो उसकी प्रॉपर मात्रा में उसकी डाले। हमारे भारत में उसी की मात्रा ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी अभी कम हो गया है, और इसके कम से कम 1.5 जो है ना होना ज़रूरी है, मगर आज के टाइम में ये 0.5, 0.3, 0.4 के आसपास। तो जब ये कम हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो इसका एक ही रास्ता है कि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना देसी खाद का उपयोग करना है खेत में। किसान फसल चक्र उसमें अपना सकता है, जैसे ग्रीन मैन्योरिंग हम बोलते हैं जिसको, ढैचा है या दूसरी कोई फसल है उसको वापस उसको उगाने के बाद उसको वापस ज़मीन में ही उसको मिला सकता है। दूसरी दालें हैं जो उसको जितना भी वेस्ट है उसको ज़मीन में मिला सकता है। और दूसरा ये भी है जो भी वेस्ट है उसको अगर वो दूसरे तरीके से बायोचार में कन्वर्ट करके भी सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? नहीं, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है पानी के लिए भी और हमारी खेती के लिए भी। इसका बहुत अच्छा, अगर ये बहुत अच्छी मात्रा में जाता है कि जैसे आपने जैविक खेती की बात की है, तो जैविक खेती के लिए ऑर्गेनिक कार्बन एक बहुत बड़ा जैविक कार्बन की जब बात करते हैं तो क्या हमें ये सिर्फ खाली गोबर से ही मिलता है, कोई और ऑर्गेनिक खाद जो हम इजीली बना सकें? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ढैचा है या कोई दालें किसान लेता है, या आप जैसे मक्का लेते हैं या कोई भी फसल ले रहा है, अगर उसके जो भी अवशेष अगर बच जाते हैं, रेजिड्यू जो बच जाता है, किसान उसको बारीक करके खेत, आजकल मशीनें हैं जो उसको बारीक करके खेत में मिला सकती है, तो वो भी जो उसके डिकम्पोजिशन के बाद, सड़ने के बाद मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ा देती है। तो हमें उसको अगर मान लीजिए हम उसको मिक्स करते हैं, जो हमारा क्रॉप रेजिड्यू है, अवशेष जो है, अगर हमने उसको मिट्टी में दोबारा से मिक्स कर दिया है, तो कितने समय के लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए अगली क्रॉप लगाने तक?
नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ा वक्त लगता है, वो उसके लिए बहुत सारे कारण हैं कि टेम्परेचर कितना चल रहा है, खेत में नमी कितनी है, तो उसके हिसाब से जो बायोलॉजिकल आपके ज़मीन के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर पहले से जो उसको खाने के लिए, सड़ाने के लिए काम करेगा। तो बट ये जो है ना, ये निर्भर करता है अलग अलग फसलों पे भी कि कौन सा जैविक चीज़ें आप मिला रहे हो, पराली मिला रहे हो या मक्का मिला रहे हो। मगर उसको बिल्कुल अगर बारीक करके किसान, जैसे वो चारा जो जानवर का बनाते हैं, अगर उसका बारीक करके और जुताई के वक्त पूरा अच्छे तरीके से मिलाए तो ये 25 से 30 दिन के अंदर अंदर पानी देने के बाद सड़ जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो खेती अभी हमने लगाई हुई है, उगाई है, उसको काटने से पहले मान लीजिए अगर हमारा जो जैविक कार्बन है वो कम है, उसके लिए खाद पहले से तैयार कर ले। हाँ नहीं, वो तो जब एक्चुअली जब किसान अपनी नई फसल की तैयारी करता है तो वो जुताई करता है सारी, तो उसी वक्त उसको जो भी उसका जो भी तैयार किया है पहले भी तैयार कर सकता है। पुरानी फसल किसान के पास अगर गेहूं है या कोई मक्का है या आपने बाजरा लिया है, तो बाजरा निकालने के बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको बारीक करके बिल्कुल रख सकता है, और जैसे ही जब नई फसल की तैयारी करता है तो उसमें उसको मिक्स कर सकता है, तो वो सड़ने के बाद सॉइल में जो है ना ऑर्गेनिक। तो क्या ये जो हम फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यूज़ करते हैं उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा? हाँ, किसी हद तक। अगर आपकी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है और उसका ऑर्गेनिक स्वास्थ्य अच्छा है तो किसी हद तक ये उसमें पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, क्योंकि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है ज़मीन की, और बहुत अच्छी मात्रा में अगर ऑर्गेनिक कार्बन है तो आपका जो फर्टिलाइजर, जो केमिकल रासायनिक खाद हैं, उनका उपयोग भी कम करना पड़ता है किसान। और अगर हम जैविक कार्बन के ऊपर आधारित खेती करें, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे आपने सुना होगा ऑर्गेनिक कार्बन आजकल नेचुरल फार्मिंग हो रही है। लेकिन हमारा जो मसला है वो ये भी है ना कि हमें झाड़ जो है वो ज़्यादा चाहिए, तो उसका झाड़ के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, शुरुआत में कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन की शक्ति जो है ना काफ़ी कम हो गई है, तो अगर किसान, हम ये नहीं कहते किसान को कभी भी कि आज से आप जो है ना रासायनिक खाद बंद कर दीजिए। हम कहते हैं किसान को धीरे धीरे आप उसको कम कीजिए, और बाकी जो नेचुरल ज़मीन की अपनी एक इनहेरेंट कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, अगर किसान उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाता रहेगा और धीरे धीरे अपना जो रासायनिक खादों का प्रयोग कम करता रहेगा, तो हो सकता है पहले साल में उसकी उत्पादकता थोड़ी कम आए, दूसरी साल में उत्पादकता कम आए। अगर वो धीरे धीरे उसकी उत्पादकता फिर जैसे जैसे रासायनिक खादों का उपयोग कम होगा और ऑर्गेनिक खादों की मात्रा जो बढ़ेगी, तो वो जो इसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे फिर वापस जो उसका पुराना स्तर है उसके बराबर आ जाती है। जी पवन जी, जाते जाते आप हमारे किसानों को सॉइल टेस्टिंग के लिए, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसान को फिर से ये कहूँगा कि आप मिट्टी की जांच ज़रूर कराइए, क्योंकि जिससे आपको अपनी मिट्टी में क्या समस्या है वो आपको पता चलेगा, और जब तक समस्या का पता नहीं चलेगा तब तक आप उसका निवारण किसान भाई नहीं कर सकते। तो मिट्टी की जांच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसान उसको कराएं। और दूसरा ये है कि जो सिफारिशें दी हैं उन सिफारिशों के अनुसार ही किसान जो है ना रासायनिक खादों का प्रयोग करें। जनरली किसान जो है ना आपस में, जैसे आपका खेत देख के आपने 2 बैग डाला है तो मैंने 2.5 बैग डालना शुरू कर दिया, 2.5 वाले ने 3, तो मतलब एक सोर्स, जो साइंटिफिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपको मिट्टी की जो स्वास्थ्य कार्ड है, जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, उसी से किसान को पता चलेगा कि उसको कितनी मिट्टी, कितना खाद जो है ना रासायनिक खाद डालने चाहिए। जी पवन कुमार जी, आपने एक ऐसे टॉपिक के बारे में हमारे साथ चर्चा की है जो वाकई ही चर्चा में नहीं है, और इस बात में भी कोई शक नहीं है। आज की इस चर्चा के बाद हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारी जो क्रॉप है उसका जो झाड़ है वो सिर्फ यूरिया पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ खाद्य पदार्थों पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि हमारे खेत की जो सेहत है वो कैसी है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक आज की चर्चा का जिससे बहुत कुछ हमें पता चला है। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।